just say one thing. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। पिछले दिनों हमने बात की पाकिस्तान के बारे में और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि इकोनॉमिकली हमें कैसे पाकिस्तान को छिन भिन करना है, उसको ऐसी कगार पे ले जाना है कि वहाँ पे जो बलूचिस्तान है, सिंध है, ये वहाँ से सेपरेशन की तरफ चले जाएं। जब ऐसा हो जाएगा तो साथ साथ ही JNK जो कि उनके कब्जे में है वो भी मजबूर हो जाएगा या तो उनसे अलग होने के लिए, या जो बचा हुआ पंजाब है जिसको वो पाकिस्तान कहेंगे, उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो उसको छोड़ दें। और नहीं भी छोड़ा तो आगे के स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडिया के बारे में और इंडिया आगे कैसे मूव करेगा। इसमें सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो देश आसपास हमारे हैं या विश्व में बड़े बड़े देश हैं, कोई भी स्टेटस को में विश्वास नहीं रखता है। ये केवल भारत है जिसमें बीमारी है कि हम स्टेटस को में विश्वास रखते हैं। हम आगे की नहीं सोचते हैं कि दूसरे देश कैसे, स्पेशली जिसमें चीन है, वो कैसे एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम अपना ये स्टेटस को का विचार नहीं त्यागेंगे, जो कि हमारे को अगर आप 2,200 साल पहले चले जाएं तो अशोका दी ग्रेट, फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है और हमें अपने को बदलना है, ये स्टेटस को की बीमारी को बाहर फेंकना है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊं कि आगे भारत ने क्या करना है। तो सबसे बड़ा जो खतरा इस समय भारत की तरफ मंडरा रहा है वो है चीन का, जिसको हम बहुत समय से इग्नोर करते आ रहे हैं और हम केवल पाकिस्तान की बातें करते रहे हैं। अब चीन में देखें तो जब से शी जिनपिंग साहब आए हैं, वहाँ की बागडोर संभाली है, तब से मामला और ज़्यादा खराब हो गया है। तो अब सब कुछ ठीक है शी जिनपिंग के साथ? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग एक बहुत ही डरे हुए डिक्टेटर हैं। अगर आप ध्यान करें तो वो बीजिंग के बाहर बहुत ही रेयरली निकलते हैं और 2021 में वो तिब्बत आए थे, जब भारत के साथ उनका टेंशन जो था चीन का वो पीक पे था। बिन बताए आए थे। जी हाँ, 3 दिन की उन्होंने वहाँ की टूरिंग की, अपनी ट्रूप से मिले, उनसे बातचीत की, अपने कमांडर से मिले, लेकिन सब कुछ बिना बताए। और जब वहाँ से चले गए तब उसको पब्लिक किया गया कि वो वहाँ पे आए थे। इसका मतलब यह है कि एक डरे हुए डिक्टेटर को हर समय लगा रहता है कि कहाँ से वार आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो 2013 में जब शी जिनपिंग ने टेक ओवर किया तो वहाँ की जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने एक मूवी तैयार की। उस मूवी का नाम था साइलेंट कॉन्टेस्ट। अब ये जो मूवी थी ये बनाई इसलिए गई थी कि जिससे कि लोगों को उत्तेजित किया जाए, वहाँ की मिलिट्री को उत्तेजित किया जाए, वहाँ के सिविलियंस को उत्तेजित किया जाए। किसके खिलाफ? USA के खिलाफ। क्योंकि उस समय उनके होराइजन पे इंडिया नहीं आया था, तो उनको सबसे बड़ा जो दुश्मन दिख रहा था वो USA दिख रहा था। तो उसमें वो वहाँ पे नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, ये सब की भावना लाना चाहते थे और उसमें दुश्मन को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने उस मूवी में USA की बात की, जो कि आप देख रहे हैं। लेकिन इस मूवी से भी खतरनाक था उनका एक आर्टिकल, और ये आर्टिकल था रिवीलिंग द 6 वॉर्स चाइना मस्ट फाइट इन द कमिंग 50 years। और ये उनके नेशनल न्यूज़ में इसको पब्लिसाइज किया गया, ये उनके जो नेशनल पब्लिकेशंस हैं उसमें पब्लिश हुआ। तो इसका मतलब है कि ये सबसे बड़े जो नेता हैं वहाँ के, उनके क्लियरेंस के बाद ही इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। तो इसमें था क्या? इस आर्टिकल में ये बातें लिखी गई थी। उसमें कहा गया था कि हमें यानी कि चीन को
ये 6 वॉर्स लड़नी पड़ेंगी, ये 6 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तो ये 6 वॉर्स कौन सी थी? इसमें पहली वॉर थी ताइवान को अपने साथ मिलाने की वॉर, और उसकी टाइमलाइन थी 2020 से 2025 के बीच में। दूसरी वॉर थी जो साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं उनको अपने में मिलाने की वॉर, और इसकी टाइमलाइन थी 2025 से 2030 की। तीसरी वॉर थी अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिलाने की, और इसकी टाइमलाइन है 2035 से 2030। चौथी जो वॉर है वो है रिकवरी करने की दियाओ युताई और ryukyu आइलैंड्स की, जो कि जापान के पास हैं, और उसकी टाइमलाइन थी 2040 से 2045। फिर पांचवी वॉर थी आउटर मंगोलिया को चीन में मिलाने की, और उसकी टाइमलाइन थी 2045 से 2050। और लास्ट वॉर थी, 6th वॉर, वो थी रिकवरी ऑफ टेरिटरी, जो कि रशिया ने चीन से ले ली है, और उसकी टाइमलाइन थी 2055 से 2060। अब आप पहली, दूसरी और चौथी वॉर के बारे में अगर गौर करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और यूएसए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो तीसरी वॉर है वो है अरुणाचल प्रदेश की वॉर, और वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, इसमें कोई भी भारत के लिए लड़ने नहीं आएगा, चाहे वो यूएसए हो चाहे रशिया हो। तो ये लड़ाई जो है ये भारत को खुद ही लड़नी है। अब कुछ फेर बदल भी दिख रहा है इन सब वॉर्स की सीक्वेंस में। ये या तो आप कह लीजिए कि जो वहाँ की प्रिपरेशन है चीन की, जो उसमें दिख रही है, साथ साथ ही जो शी जिनपिंग का जो फ्रस्ट्रेशन है जिस दिख रही है उनमें, और साथ ही यूक्रेन वॉर से वहाँ के जो कमांडर्स हैं बहुत सारे लेसन्स लर्न कर रहे हैं उन सब से। तो उससे लगता है कि जो पहली दूसरी लड़ाई जो है ये साइड लाइन होके हो सकता है दूसरी और तीसरी बन गई हो, और जो तीसरी लड़ाई है अरुणाचल प्रदेश की, ये बिल्कुल फोर फ्रंट पे आ गई। और ये इन्होंने 2020 में ही इसको भांप लिया था, और इसीलिए कार्रवाई जो है लद्दाख में और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई। अब याद रखिए कि ये चीन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनकी एक नीति है, और वो ये है कि आपको वो हमेशा जो है उलझाए रहेंगे किसी ना किसी बात को लेके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट में लड़ाई करेंगे, वेस्ट में लड़ाई करेंगे, वो आप पे अटैक कर देंगे ईस्ट में। ये वहाँ का एक बहुत बड़ा मुहावरा है। उस मुहावरे को कहते हैं मेक अ फेंट टू द ईस्ट वाइल अटैकिंग द वेस्ट। तो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेटेजिक महत्व नहीं है चीन के लिए। तो वो आपको परेशान करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, सो दैट वो नेगोशिएट करें लद्दाख में। और यही उनकी, फिर से एक बार आपको बता दूं नीति क्या है उनकी, ये है कि व्हाट इज विद मी इज माइन, व्हाट इज विद यू इज नेगोशिएबल। ठीक है, तो आपके पास लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश है, और अक्साई चिन जो हमने आपसे हड़प लिया है वो तो अब हमारा हो गया है। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश को सेफ रखना चाहते हैं तो हमें लद्दाख में कंसेशंस दें, वहाँ पे लैंड दें, जिससे कि हम अपना कनेक्शन जो पीओके में है उससे और ज़्यादा सॉलिड कर सकें। बहरहाल बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है पीएलए में। पीएलए में भी बहुत मुश्किल चल रही हैं। अगर आपने पिछले दिनों मेरा आर्टिकल
देखा हो और साथ साथ ही एक वीडियो देखा हो जो कि लिंक आपको ऊपर दिख रहा है, तो वहां पे रॉकेट फोर्स में बहुत ज्यादा पर्जिंग हुई है। पिछले कमांडर्स, डिप्टी कमांडर्स, प्रेजेंट डिप्टी कमांडर एंड कमांडर सब जो हैं इस समय इंटरोगेशन में चल रहे हैं और हो सकता है मार दिए जाएं। साथ साथ ही दूसरी जगहों पे भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लॉयल्टी खरीदी गई है। ये ना तो किसी काबिलियत पे ना किसी कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो पिछले दिनों वहाँ पे प्रमोशंस की एक बहुत झड़ी लगी थी, जिसमें जनरल हुआंग मिंग जो आज हेड करते हैं वहाँ के पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड को, जिसमें कि बीजिंग भी आता है, वो उसको गार्ड करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि हुआंग जो हैं ये यहाँ के 5th कमांडर हैं 7 साल में, और पिछले 18 महीनों में ये तीसरा चेंज है सेंट्रल कमांड का जो कि बीजिंग को गार्ड कर रहा है। इसी तरह से शी जिनपिंग ने अपने कमांडर को वेस्टर्न थिएटर कमांडर में चेंज किया, जो कि भारत के साथ सीमा लगती है जिसकी, और पिछले 10 महीनों में उन्होंने 4 कमांडर चेंज कर दिए वहां पे। तो ये सब जताता है, दिखलाता है, क्लियर करता है कि बहुत कुछ गड़बड़ है पीएलए में, और स्पेशली शी जिनपिंग की जो पॉलिसीज हैं उससे पीएलए ना तो खुश है, ना ही वहाँ के पॉलिटिशियंस खुश हैं, और जो वहाँ की ऑपोजिशन के लोग हैं, ऑपोजिशन का मतलब है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जो अलग अलग खेमे बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, वो भी अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अभी पर्च किया गया है, चिन गैंग को, और उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपने अभी देखा। तो ये देखते हुए मैं प्रपोज करना चाहता हूं इंडिया की 3 वॉर्स। जी हां, अगर चीन ने 6 वॉर तय कर रखी हैं तो भारत को भी तय करना है और प्रिपेयर करना है इन 3 वॉर्स के लिए। कौन सी है वो वॉर्स? रीगेन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, रीगेन अक्साई चिन, या जिसको मैं प्रेफर करूंगा कहना गोस्थला, और फिर लिबरेट करो, स्वतंत्र करो तिब्बत को। क्योंकि अगर हम सोचते रहेंगे कि अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ये कमांडर लेवल की 19th टॉक चल रही थी कल, वो सॉल्व कर देंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें हार्डली एनी प्रोग्रेस हुई है। और उसमें जितने भी अराउंड 5 उसमें पैक्ट्स किए गए थे, और चीन ने उसमें किसी भी बात पे आज तक काम नहीं किया है। तो जैसे पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया कि POJK को लेने के लिए हमें कोई वॉर नहीं लड़नी है, हमें इकोनॉमिकली पाकिस्तान को इतना वीक बना देना है कि बलोचिस्तान जो कि बहुत पास है अपनी स्वतंत्रता के, अपनी इंडिपेंडेंस के, साथ साथ ही सिंधु देश को भी एक रियलिटी बनाना है, जिससे पाकिस्तान जो है केवल पंजाब तक सीमित रह जाए, इकोनॉमिकली इतना वीक हो जाए कि वो POJK को रन भी ना कर पाए, और अगर हुआ तो एक छोटी मोटी लड़ाई हो और उसके बाद हम उसको अपनी तरफ वापस ले आए। तो नेक्स्ट वॉर जो होएगी वो होएगी अक्साई चिन के लिए, और ये बहुत डिटेल में इसका एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं, और वो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे वो वॉर हम लड़ेंगे और कैसे हम उसको जीतेंगे। बस उसमें एक ये बता दूं कि उसका जो प्री रिक्विजिट मैंने रखा है, और वो एक मौका कभी भारत को गंवाना नहीं चाहिए, और वो ये है कि जैसे ही चीन ताइवान का इन्वेजन करता है, उस पर लड़ाई लड़ता है, भारत को उसी समय अपना युद्ध शुरू कर देना है अक्साई चिन को वापस लेने के लिए। और जब अक्साई चिन वापस ले लिया गया और भारत देखता है कि चीन इस समय बहुत वीक हो गया है, तो उसके बाद आगे कदम बढ़ाए जाए, और जो लास्ट वॉर लड़ी जाएगी वो होगी लिबरेशन ऑफ तिब्बत।
अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तिब्बत को इम्पोर्टेंट बनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि वो होएगा एक बफर जोन भारत और चीन के बीच में। उनको मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली हर तरह का सपोर्ट दे, जैसे कि भूटान को दिया है। और साथ साथ ही इसमें भूटान की पोजीशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तरह से वो कभी तवांग में, कभी किसी और एरिया में, हर समय कंटिन्यूसली वो भूटान को परेशान कर रहे हैं और भूटान की भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होएगी। तो अब बात आती है कि इसमें हमें हर वॉर गेम में इसके ऊपर तैयारी करनी है। तो अगर आप ध्यान दें तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इसके ऊपर शुरुआत कर चुकी है, क्योंकि अभी पिछले दिनों भारत के भूतपूर्व जो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ थे, ये ताइवान गए हुए थे और वहाँ पे जायज़ा ले रहे थे, सब बातों का उनसे डिस्कशन चल रहा था। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस लाइन पे गौर करना शुरू कर चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये छोटा कैप्सूल। एक अगला आ रहा है जो कि बहुत ही डिटेल में भारत का इन्वेजन अक्साई चिन का होगा, उसके बारे में बात करेंगे अगली बार। तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।